नमस्कार, सिमरला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की 50A से कंटिन्यू करेंगे आगे। कल का जो लास्ट क्लास थी उसमें धारा 50 तक अपने हो चुके थे। आज धारा 50A। धारा 50A ये कहती है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की, यानी गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की, कौन सा है ये व्यक्ति जो गिरफ्तार करना चाहता है, जो गिरफ्तार कर रहा है, कौन सा? या तो कोई भी व्यक्ति जो वारंट के निर्देशों के अधीन काम कर रहा है वो व्यक्ति, एक्स व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर रहा है, या ऐसा पुलिस अधिकारी। कल की धाराओं में अपन ने देखा कि या तो ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकृत किया गया है गिरफ्तार करने के लिए वो व्यक्ति, या फिर पुलिस अधिकारी क्या करता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। तो इनकी बाध्यता है, ये क्या है? बाध्य है। ये क्या है? बाध्यता है इनकी। किनकी? मान लो ये वाई व्यक्ति की क्या करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। इस वाई व्यक्ति को क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। इसको गिरफ्तार करते हैं। कौन करता है? ये एक्स या पुलिस अधिकारी करता है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। तो ये जो व्यक्ति है वाई, ये जिसको भी बताएगा, जिसका भी नाम निर्दिष्ट करेगा, भाई पहले की धारा में अपन ने देखा कि उसके परिवार के, कुटुंब के सदस्य को सूचना दी जाएगी। अब ये कहती है धारा, ये कहती है कि भाई अगर ऐसा व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अगर कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति कहता है कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना फला व्यक्ति को दे दो, ये वाई कहता है कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है जेड, उसको मेरी गिरफ्तारी की सूचना दे दो और किसी को नहीं देनी। तो फिर पुलिस अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है वो किसको सूचना देगा? इस वाई ने जिसका नाम निर्दिष्ट किया है, इस वाई ने जिसका नाम निर्दिष्ट किया है उस व्यक्ति को। कौन सा? ये वाला जेड व्यक्ति। इस वाई ने किसका नाम निर्दिष्ट कर दिया? इस जेड का, कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना किसको दे दो? जेड को दे दो। तो इस जेड को ये क्या करेंगे, ये कोई भी जो गिरफ्तार कर रहा है इस जेड को क्या देंगे, इसकी गिरफ्तारी की सूचना देंगे। किसकी? गिरफ्तारी की सारी जानकारी इस व्यक्ति को देंगे। और ये देना इनके लिए बाध्य है, बाध्यता है। जिसका नाम इसने एक बार निर्दिष्ट कर दिया कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना इस जेड व्यक्ति को दे दो, तो इनकी ड्यूटी बनती है, ये बाध्य बाउंड है कि जिसका नाम बताया है उसी को ही क्या करेंगे, गिरफ्तारी की सूचना देंगे। या और जो भी गिरफ्तारी से संबंधित जो भी जानकारी देनी है वो सारी जानकारी इस जेड व्यक्ति को देंगे ताकि आगे की कार्रवाई शुरू कर सके। ठीक है। ये धारा क्या कहती है? 50A ये कहती है कि इस संहिता के अधीन प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की, पुलिस अधिकारी हो चाहे कोई अन्य गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति हो, इसकी बाध्यता होगी कि ऐसी गिरफ्तार। मुकेश लेट ज्वाइन किए क्या? चलो वो फोन आ गया था बीच में, कट हो गया। एक सेकंड में रिवीजन भी कर देता हूँ, साथ में ये रिकॉर्ड होने से रह गई थी तो इसको रिकॉर्ड भी कर देता हूँ। आप भी जरा ध्यान से सुन लेना इसको दोबारा से। नमस्कार, सिमरला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लास्ट जो धारा थी 50 उससे आगे कंटिन्यू करते हुए धारा 50A से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू इसको करते हुए देखेंगे कि कैसे गिरफ्तारी से संबंधित क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए करते हैं शुरुआत। धारा 50A क्या कहती है? 50A कहती है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि की जानकारी देने की बाध्यता। यानी धारा 50A ऐसे व्यक्ति को, जो कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसको बाउंड किया गया है। किसके? इसलिए बाउंड किया गया है कि ऐसा कोई गिरफ्तार व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया है वो अगर किसी का नाम निर्दिष्ट करेगा भी मेरी गिरफ्तारी की सूचना उस व्यक्ति को दे दे, चाहे ऐसा व्यक्ति उसका मित्र हो, नातेदार हो, सगा संबंधी हो, कोई भी हो, जिसको ऐसा नाम निर्दिष्ट करेगा उस व्यक्ति को क्या दी जाएगी? ऐसे व्यक्ति के द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की सूचना आदि की जानकारी दी जाएगी। उसको कहाँ रखा गया है? इन तमाम बातों की जानकारी ऐसे नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को की जाएगी। ऐसी गिरफ्तारी मान लो एक्स है, कोई प्राइवेट व्यक्ति है या पुलिस अधिकारी है, किसी वाई नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं तो वाई ये कहता है कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना जेड को दे दो। जेड मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरा वकील है, कोई भी जिसका भी नाम ये कहेगा उसको क्या दे दो? उसकी सूचना दे दो। तब ऐसा व्यक्ति जो भी गिरफ्तार करता है उसकी ये बाउंड है, बाध्य है, ऐसे व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाएगी कि वाई को हमने गिरफ्तार किया है, इस आरोप में किया है, इस स्थान पर इसको रखा हुआ है, आपको सूचना दी जा रही है।
तो ये सूचना क्या दी जाएगी, 50A के तहत इसकी सूचना दी जाएगी 50(1) में। 50(2) कहता है कि जब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद ऐसा प्राइवेट व्यक्ति या पुलिस अधिकारी क्या करेगा, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लेके आएगा। पुलिस स्टेशन लाएगा तो पुलिस स्टेशन लाने के बाद इस वाई नामक व्यक्ति को, यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको ये जानकारी देगा कि तेरा ये राइट है, तेरा अधिकार है कि तू अगर कहेगा, जिसको ही हम क्या कर देंगे, सूचना दे देंगे, तेरे को ये राइट है, तू जिसका नाम बताएगा हम उसको ही तेरी गिरफ्तारी की सूचना देंगे। तो इस अधिकार के बारे में इस गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी जानकारी देगा। ठीक है। 50(3) कहता है कि जैसा नाम निर्दिष्ट किया गया है वाई के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा, उसको सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना देने की प्रविष्टि की जाएगी किसमें, एक सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी ऐसी प्रेस्क्राइब्ड किताब है उसमें इसकी सूचना दी जाएगी। ऐसी सूचना सामान्यतः रोजनामचा या पुलिस डायरी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। तो गिरफ्तारी की सूचना वगैरह की एंट्री की जाएगी कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना दे दी और उसने जो जो जानकारी दी हमने उस व्यक्ति को इसकी सूचना दे दी है। फिर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने से पहले जिस पुलिस अधिकारी ने या ऐसे प्राइवेट व्यक्ति ने जिसको गिरफ्तार किया है, प्राइवेट व्यक्ति अगर करेगा तब तो वो पुलिस अधिकारी को सौंप देगा, पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने से पहले वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि उसने ऐसे व्यक्ति को इस अधिकार की जानकारी दे दी है, भाई तेरे पास ये राइट है कि तू जिसको कहेगा हम उसको नाम निर्दिष्ट कर दे, उसको सूचना दे देंगे, या ऐसी सूचना भी हमने दे दी है और जिसकी एंट्री भी हमने राज्य सरकार द्वारा ऐसी विहित पुस्तक के अंतर्गत कर दी है। इस बात से सेटिस्फाई होने के बाद ऐसा पुलिस अधिकारी क्या करेगा, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा और उसे पेश करेगा और आगे की जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। तो धारा 50(A) के तहत गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, यानी ये जो व्यक्ति जिसको कहेगा उसी को सूचना, गिरफ्तारी की आदि की सारी सूचना वगैरह इसको दी जाएगी। ठीक है। धारा 51 क्या कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, अगर ऐसा पुलिस अधिकारी किसी को भी गिरफ्तार करेगा, चाहे तो पुलिस अधिकारी करे चाहे कोई भी अन्य प्राइवेट व्यक्ति करे, प्राइवेट व्यक्ति करेगा तो गिरफ्तार करके वो पुलिस अधिकारी को सौंप देगा, फिर पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार करेगा, फिर उसकी क्या करेगा, तलाशी लेगा। तो या तो पुलिस अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति जैसी भी स्थिति हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या करेगा, तो उसकी तलाशी लेगा और तलाशी लेते समय केवल जो पहनने के कपड़े हैं उसके, उनके अलावा जो भी कुछ उसके पास मिलेगा, कोई भी वस्तु कोई भी चीज मिले उसको अपनी अभिरक्षा में लेगा, सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। और ऐसी अभिरक्षा में रखने के साथ अगर उसके पास कोई भी चीज मिलती है तो उस अभिरक्षा के लिए क्या देगा, उसको एक रसीद देगा, अधिग्रहित करेगा, सीज करेगा ऐसी वस्तु की, तो सीजर की रसीद बनाएगा कि हमने आपसे ये चीजें जब्त की है, ये आपकी जब्ती की रसीद उस गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, जो भी पहनने के कपड़ों के अलावा जो कुछ भी उसके पास मिलेगा तो उसको एक लिस्ट तैयार करेगा जिसके ऊपर जब्ती लिखी जाएगी, जिसको पुलिस की भाषा में फर्द जब्ती कहते हैं। पुलिस की भाषा में इसको क्या कहते हैं, फर्द जब्ती कहते हैं। यानी गिरफ्तार व्यक्ति के पास जो कुछ भी मिला है वो सारी एंट्री इसके अंतर्गत की जाएगी। भाई इस व्यक्ति के पास ये चीजें मिली, उसके पास बीड़ी मिली, सिगरेट मिली, हथियार मिला, पैसे मिले, जो कुछ भी मिलेगा वो सारी एंट्री इसमें की जाएगी और इसकी एक कॉपी रसीद पुलिस अधिकारी क्या करेगा, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को देगा। ठीक है। फिर 51(2) कहता है कि अगर ऐसी कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कोई महिला है तो उस महिला की भी तलाशी की जाएगी। वो तलाशी कैसे की जाएगी, शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य स्त्री के द्वारा ऐसी तलाशी ली जाएगी। अगर कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं है, तब कोई भी किसी भी महिला को बुला करके क्या किया जाएगा, तो उसकी तलाशी ली जाएगी और तलाशी लेते समय शिष्टाचार का पूरा पालन किया जाएगा। शिष्टता के साथ, सम्मान के साथ ऐसी महिला की तलाशी ली जाएगी। तो 51(2) में किसी स्त्री की तलाशी अगर लेनी है तो शिष्टता के साथ किसी अन्य स्त्री के द्वारा ही इसकी तलाशी ली जाएगी। ठीक है। धारा 51 क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो आगे धारा 52 क्या कहती है। धारा 52 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। अब अभिग्रहण किसको कहते हैं, अभिग्रहण का मतलब है जब्त करना, सीज करना, बस यही है, उसको अपने कब्जे में ले लेना पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसको कहते हैं अभिग्रहण करना। तो आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के दिन क्या कर रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है,
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार व्यक्ति से क्या पाता है, कोई आक्रामक आयुध, कोई आक्रामक आयुध, कोई ऐसा वेपन प्राप्त करता है, उसके पास कोई हथियार है, कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो, ले सकता है। इसके पास मान लो इसके शरीर पर कोई पिस्टल मिली, इसके शरीर पर कोई चाकू मिला, तो जो कुछ मिला है ना, वो ये अधिकारी क्या करेगा, या ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, इसको ले लेगा। क्या कर सकता है, ले सकता है, इसको ले लेगा। इस गिरफ्तार व्यक्ति से जो भी चीज मिलेगी उसको अपने कब्जे में ले लेगा। कौन, ये पुलिस अधिकारी या ऐसा प्राइवेट व्यक्ति जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, ले लेगा। और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए संहिता द्वारा अपेक्षित है। ऐसे लेने के बाद किसके समक्ष पेश करेगा, ऐसा सामान जो अधिग्रहण किया है उसको किसके समक्ष पेश करेगा, ऐसे व्यक्ति के समक्ष पेश करेगा जो ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जिसके समक्ष पेश किया जाता है, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष। यानी मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा उसके सामने ऐसे जो भी सामग्री इससे जब्त की है उसको उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। यानी सीआरपीसी के अधीन यह प्रावधान किया हुआ है ना, अभी गिरफ्तार व्यक्ति को किसके समक्ष पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो ऐसा सारा सामान वामान ले लेकर के क्या करेंगे, इसकी लिस्ट बना लेंगे, सूची बना लेंगे और सामान को अभिरक्षा में ले लेंगे और फिर ऐसे व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे और ऐसा जो भी सामान मिलेगा उसको भी क्या करेंगे, ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जिससे ये चीजें हमारे को बरामद हुई, हमारे को ये चीजें इसके पास से मिली। फिर पुलिस जो भी मजिस्ट्रेट है वो आगे का आदेश कर दे, अब इसको ले जाकर के आप माल खाने में जमा करवा दो, थाने में रख दो, जैसी भी अभिरक्षा है उसको वहां रखवा देगा और आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। तो अगर किसी गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई भी आक्रामक आयुध, कोई ऐसा हथियार वगैरह मिलता है जो आक्रमण के काम में आ सकता है, खतरनाक प्रकृति का है, तो उसको ऐसा व्यक्ति, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो वो इससे ले लेगा और लेकर के ऐसे व्यक्ति के समक्ष पेश करेगा जिसके सामने ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, उस अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। क्लियर है। धारा 53, कोई डाउट है क्या यहाँ पे? धारा 53, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, किसके द्वारा, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा क्या की जाएगी, परीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, अभियुक्त की परीक्षा। भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, मान लो गिरफ्तार करने के बाद में उसका मेडिकल करवाते हैं ना, सामान्य भाषा में हम यही तो कहते हैं ना, पुलिस उसका मेडिकल करवाएगी। तो पुलिस उसका मेडिकल करवाएगी तो धारा 53 के तहत करवाएगी। कब, पुलिस अधिकारी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी किसको कहेंगे, जो भारतीय चिकित्सा अधिनियम के तहत जिसका नाम चिकित्सक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसा चिकित्सक चिकित्सा व्यवसायी कहलाता है, जो चिकित्सा का काम करता है। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, ऐसे डॉक्टर से, चिकित्सक से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा कि आप इस अभियुक्त की परीक्षा करो। अभियुक्त की परीक्षा का मतलब अभियुक्त की जांच करो कि इसके शरीर पर कोई चोट है, इसने कोई नशा किया हुआ है, या इसके कोई शरीर पर कहीं खरोंच आई है, या इसकी मानसिक स्थिति कैसी है, जो भी चीज है, जो भी डॉक्टर एग्जामिन करेगा, ऐसे अभियुक्त की क्या करेगा, परीक्षा करेगा। पर किसके निवेदन पर, ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, धारा 53 के तहत। जब कोई 53(1) ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, मान लो एक्स व्यक्ति को क्या कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एक्स व्यक्ति को क्या कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इस पर कोई भी आरोप है, कोई भी XYZ कोई भी आरोप लगाओ, इसको गिरफ्तार किया है, जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि वह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसे अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी। जहां पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि इस व्यक्ति ने इन परिस्थितियों में अपराध किया है, अगर इसकी परीक्षा करवाएंगे
तो ये आगे कोर्ट में जब केस चलेगा तब साक्ष्य के रूप में काम आएगी इसकी ये मेडिकल, इसका ये मेडिकल जांच आगे काम आएगी। क्योंकि अगर मान लो शराब पिए हुए व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करोगे तो फिर इस बात को साबित कैसे करेंगे भी शराब पिया हुआ था जब इसको गिरफ्तार किया था। तब मेडिकल अगर जांच होगी, मेडिकल रिपोर्ट होगी, तो उस रिपोर्ट में आ जाएगा भी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसने इतनी इतनी ये क्या है अल्कोहल ली हुई है या शराब पिया हुआ पाया गया है डॉक्टर की परीक्षा में। तो ये फिर रिपोर्ट आगे जाकर के काम करेगी ना, एविडेंस में पेश की जाएगी भी इस व्यक्ति ने शराब पी हुई थी उस समय जब अपराध किया था। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है इसकी जांच करवाएं, इसकी मेडिकल करवाएं, ताकि इसकी जो भी मेडिकल होगी रिपोर्ट होगी वो आगे न्यायालय में जब मामला चलेगा तब साक्ष्य के रूप में काम आएगी। तब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, ऐसे डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसके शरीर की क्या करें, परीक्षण करें, इसके शरीर की जांच करें। और ऐसा पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं होगा, सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होगा। जो क्या करेगा, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसका मेडिकल एग्जामिन करें। जो ऐसा अधिकारी पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में, रजिस्ट्री कर चिकित्सा व्यवसाय के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में, उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके। अभिनिश्चित अभिनिश्चित करने के लिए ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। यानी पुलिस अधिकारी अगर किसी की परीक्षा करवाना चाहता है, एक मेडिकल एग्जामिन करवाना चाहता है, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। और अगर वो ऐसी परीक्षा करवाने में ऐसा व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है अवरोध पैदा करता है, मना करता है, तो जितना आवश्यक हो उतना बल प्रयोग करके भी क्या किया जा सकता है, उसका मेडिकल जो एग्जामिन है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो धारा 53 में पुलिस अधिकारी की रिक्वेस्ट पर चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति का क्या किया जाएगा, शारीरिक परीक्षण या उसकी मेडिकल जांच की जाएगी, ताकि ऐसी जांच रिपोर्ट आगे उसके विरुद्ध साक्ष्य में काम आ सके। तो जहां ऐसा लगता है वहां ऐसा मेडिकल पुलिस अधिकारी रिक्वेस्ट पर क्या करवा लेगा, चिकित्सा व्यवसायी से करवाया जाएगा। अगर इस धारा के दिन किसी स्त्री को, अगर किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है, 53(2) में अगर किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। यानी अगर किसी स्त्री, अपराधी कौन है, स्त्री है, और उसकी अगर जांच करनी है, उसका मेडिकल करना है, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, किसी महिला डॉक्टर के द्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सक के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका मेडिकल किया जाएगा, या उसके सुपरविजन में किसी अन्य स्त्री के द्वारा उसका मेडिकल किया जाएगा। ठीक है, 53(a) और धारा 54 में परीक्षा का मतलब ये लिखा ना, अभियुक्त की परीक्षा, इस परीक्षा का मतलब क्या है, इस परीक्षा में चाहे उसके शरीर पर कोई रक्त के धब्बे मिले, चाहे कोई यौन अपराध हो, या कोई वीर्य, स्वाब, थूक, पसीना, बाल के नमूने, अंगुलियों के नाखून कतरन की परीक्षा सम्मिलित होगी, जो आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग के द्वारा की जाएगी। इसमें डीएनए वगैरह भी शामिल है, प्रोफाइलिंग और अन्य ऐसे परीक्षण कराना जैसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा आवश्यक समझे, सब कुछ इसके अंतर्गत सम्मिलित होगा। डीएनए की अगर जरूरत है ना डीएनए करवाना, तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। सारे सब प्रकार के जो भी उससे कुछ मिले उसकी सब की जांच यहाँ की जाएगी। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का मतलब क्या है कि वह चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड ए में, खंड ज में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है, यानी जिसके पास डॉक्टर की योग्यता है और जिसका नाम रजिस्टर्ड है, चिकित्सा पंजिका में रजिस्टर्ड है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कहलाएगा। ठीक है, तो धारा 53 में पुलिस अधिकारी की रिक्वेस्ट पर एसआई से निम्न पंक्ति का कोई भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की परीक्षा करवा सकता है, मेडिकल करवा सकता है। धारा 53(a), यहां तक 53 में कोई डाउट है क्या, कोई डाउट, फटाफट बोलो।
सेक्शन 53A, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्संग के अभियुक्त व्यक्ति का परीक्षण। ये चिकित्सा व्यवसायी वही है, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। इसके द्वारा किसका, ऐसे जो रेप के अपराधी हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, ऐसे अभियुक्त का परीक्षण किया जाता है धारा 53A के तहत। 53 में तो नॉर्मल था, 53A में केवल चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा जो रेप के अपराधी हैं, बलात्संग के अभियुक्त हैं, उनका एग्जामिन किया जाएगा, उनका मेडिकल किया जाता है 53A के तहत। क्या कहती है धारा 53A? ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति को बलात्संग के अपराध करने या बलात्संग का प्रयास करने, किसको, बलात्संग या जिसको कहते हैं बलात्कार या रेप, चाहे तो ये अपराध करे और चाहे इस अपराध का क्या करे, प्रयत्न करे, चाहे तो अपराध करे और चाहे इसका प्रयत्न करे, इन दोनों के आरोप में अगर किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। तब और गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए उचित आधार विद्यमान है कि उस व्यक्ति का परीक्षण से अपराध करने के साक्ष्य स्पष्ट होंगे। और यह विश्वास है कि अगर इसका परीक्षण किया जाएगा ऐसे व्यक्ति का तो कुछ साक्ष्य मिलेंगे। क्या मिलेंगे? साक्ष्य मिलेंगे। भाई रेपिस्ट होगा तो उसको तुरंत उसका मेडिकल करवाएंगे तो हो सकता है उसके शरीर पर कोई बालों के या कोई वीर्य का या सुलाब का या ऐसे कोई भी जो भी चीज है वो अगर उसके पास से मिलेगी उसकी बॉडी पर, कपड़ों पर, कहीं भी, तो उसका अगर तुरंत मेडिकल होगा तो वो सारी चीजें आगे एविडेंस में काम आएगी। तो जहां ऐसा अपराध का अभियुक्त है या अपराध करने का प्रयत्न किया गया है उसके द्वारा या यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति का अगर परीक्षण किया जाएगा तो कोई साक्ष्य मिलेगी, तो सरकार तो उस व्यक्ति का परीक्षण से अपराध करने के साक्ष्य स्पष्ट हो सकेंगे। तो सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में, चाहे तो सरकारी अस्पताल हो और चाहे सरकार के प्राधिकार के अधीन कोई संचालित कोई हॉस्पिटल है, वो उनमें किसी में भी क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा और जहां वो जो नियोजित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है उसके यहाँ उसको पेश किया जाएगा और फिर उसकी क्या की जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, उसका मेडिकल किया जाएगा। जिस हॉस्पिटल में लेके गए वहां डॉक्टर अनुपस्थित था, वहां डॉक्टर क्या था, अनुपस्थित था, मिला नहीं, तो फिर कहां लेके जाएंगे उसको, फिर 16 किलोमीटर के दायरे में कोई और डॉक्टर है, कोई और पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है तो उसके पास लेके जाएंगे। मान लो डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर वहां जाने पे पता लगा तो डॉक्टर साहब छुट्टी पर है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, 16 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई दूसरा डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल या सरकार के प्राधिकार के दिन संचालित कोई हॉस्पिटल है तो उसमें लेके जाएंगे और उसमें ले जाकर के उस व्यक्ति से क्या करवाएंगे, किसी अन्य चिकित्सक से उसका परीक्षण करवाया जाएगा। चाहे तो डॉक्टर खुद कर दे, चाहे उसका जो विश्वासी है कोई अन्य व्यक्ति जो उसके निर्देशन में काम करे उसके द्वारा भी उसका परीक्षण करवाया जाएगा। ऐसा परीक्षण करवाएगा तो जो पुलिस अधिकारी है वो SI से, सब इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए, वो ही लेके जाएगा इसको। और गिरफ्तार व्यक्ति का परीक्षण करे तो वह विधि सम्मत होगा, वो ले जाकर के डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब ये रेप का अभियुक्त है और रेप करने का प्रयत्न किया है तो इसका क्या करो, आप मेडिकल करो, तो इसकी रिक्वेस्ट पर क्या किया जाएगा, उसका मेडिकल किया जाएगा। और अगर इसका मेडिकल करने में अगर बल प्रयोग करना पड़े तो जितना जरूरत है उतना ऐसे अधिकारी के द्वारा बल प्रयोग भी किया जा सकता है। मान लो उसका मेडिकल कर रहे हैं उस समय वो विरोध करता है या करने नहीं देता है तो फिर जरूरत पड़े तो उसके उतना बल प्रयोग उस पर किया जा सकता है जिससे उसका मेडिकल किया जा सके। धारा 53(1), 53(2) क्या कहती है, 53(1), 53(2) क्या कहती है, 53(2) ये कहती है, 53A(2), 53A क्या उपधारा 2 ये कहती है कि ऐसा परीक्षण करने वाला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना देरी किए ऐसे व्यक्ति का परीक्षण करेगा। जैसे ही पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाएगा, जैसे ही डॉक्टर के पास लेके जाएगा तुरंत क्या करेगा, वो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल करेगा। क्या करेगा, ऐसे अभियुक्त का क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, उसको परीक्षण करेगा, उसका मेडिकल करेगा।
देर नहीं लगाएगा। ये नहीं है कि भाई हाँ बैठ जाओ फिर बाद में देखेंगे जब और पेशेंट को देखने के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। पहले इसका काम किया जाएगा, पहले इसका जांच की जाएगी, तुरंत जांच करेगा और जो भी कुछ उसके पास से मिलेगा उसकी क्या बनाएगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। जो कुछ उसके मेडिकल रिपोर्ट में जो कुछ पाया गया वो सारी बातें एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट में लिखेगा कि अभियुक्त का और उसको लाने वाले व्यक्ति का नाम पता लिखेगा। अभी अभियुक्त का नाम क्या है, इस अभियुक्त को चिकित्सा व्यवसायी के पास कौन लेके आया तो उसका नाम पता लिखेगा, लाने वाले का नाम पता। जिस व्यक्ति को जो भी पुलिस अधिकारी लेके आता है ना, भी एसआई लेके आया या एसआई से ऊपर का अधिकारी लेके आया, तो उसका नाम पता वगैरह सब कुछ यहाँ लिखेगा रिपोर्ट में। भी ये व्यक्ति है, इस ये तो अपराधी का नाम है, ये इसका एड्रेस है और इसको कौन लेके आया हॉस्पिटल में, तो ये पुलिस अधिकारी इसको लेकर के आया है। तो उस अभियुक्त की उम्र कितनी है, अभियुक्त व्यक्ति पर क्षतियों के चिन्ह यदि कोई हो, अगर अभियुक्त पर कोई चोट वगैरह कोई शरीर पर कहीं भी कोई पाई जाती है तो उसका विवरण उस रिपोर्ट में लिखेगा। डीएनए की प्रोफाइल के लिए अभियुक्त के शरीर से कोई सामग्री लेनी है तो उसका विवरण लिखेगा। भी अभियुक्त का अगर डीएनए करना तो उसके शरीर से कोई पार्ट लिया गया है, कोई भी सैंपल लिया गया तो उसकी रिपोर्ट भी क्या करेगा, उसकी सामग्री का विवरण लिखेगा। भी हमने इस अभियुक्त से ये चीजें लेकर के इसको सैंपल में भेजा है, इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। अन्य सामग्री का विशिष्ट सारवान उचित विवरण करेगा। जो कुछ और भी कोई डिटेल्स उसके ऊपर होगी शरीर का मेडिकल करते समय तो उसकी भी रिपोर्ट क्या करेगा, ऐसी रिपोर्ट के अंतर्गत उसको लिखा जाएगा। रिपोर्ट में सार गर्भित प्रत्येक निष्कर्ष के कारणों का कथन होगा। जो भी उसका निष्कर्ष है, जो भी उसका सार गर्भित निष्कर्ष का मतलब उसको उसने जो कुछ उसका एग्जामिन किया उसमें जो कुछ भी नजर आया उन सब बातों को यहाँ रिपोर्ट में लिखेगा। परीक्षण के पहले और समाप्ति के ठीक ठाक समय भी रिपोर्ट में अंकित करेगा। जो इसका एग्जामिन कब स्टार्ट किया गया, कितनी देर चला और इसका एग्जामिन कब खत्म हुआ, ये बातें भी उस रिपोर्ट के अंतर्गत लिखेगा। और पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना देरी किए उस रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को प्रेषित करेगा। भी तुरंत उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा और जो भी अनुसंधान अधिकारी है उसको इसकी रिपोर्ट क्या करेगा, भेज देगा और धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा। बाद में वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, धारा 173 के तहत जो चालान पेश किया जाता है उसके साथ लगा करके उसे कोर्ट में भेज देगा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट होगी वो दस्तावेज के रूप में उस चालान का भाग मानी जाएगी। ठीक है, धारा 53A कंप्लीट। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है क्या। धारा 54, ठीक है, एक धारा 54 और कर लो आप, है तो थोड़ी बड़ी। चलो कल ही करवाएंगे, इसी के साथ जोड़ देंगे, पूरी एक ही बना देंगे ये। चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर कोई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।